हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में परमाणु संरचना के अध्याय में कल मैं आप लोगों को बोर मॉडल को स्टार्ट करवा चुका था। आज अपन इसी बोर मॉडल को एक बार दोबारा से पहले एक इसकी परिकल्पना मैंने आपको जो बताई थी पहले तो उसको रिवाइज कराता हूँ और आगे की परिकल्पनाओं को बताता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें बोर का परमाणु मॉडल। देखिए बेटा, बोर ने अपने परमाणु मॉडल के लिए कई सारी परिकल्पनाएं की थी और उन्हीं परिकल्पनाओं को सम्मिलित रूप से बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। वास्तव में बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सुधारने का प्रयास किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के माध्यम से जिन बातों का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता था, बोर ने उन सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया और इसके लिए उसने कुछ परिकल्पनाएं की। तो बोर की जो पहली परिकल्पना थी उसके अनुसार आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। स्थायी कक्षा का अर्थ होता है ऐसी कक्षाएं जिनमें चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। वे कक्षाएं जिनमें चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, उन कक्षाओं को स्थायी वृत्ताकार कक्षा कहा गया। अब बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको चित्र के माध्यम से देखें। जैसे एक परमाणु है, केंद्र पर नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और आपके नाभिक पर धनावेश होता है। तो विपरीत आवेश के कारण से एक तो होता है नाभिकीय आकर्षण बल। विपरीत आवेश के कारण से नाभिकीय आकर्षण बल। और जब भी किसी वस्तु को तीव्र गति से वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो वस्तु केंद्र से बाहर खिंचाव अनुभव करती है और उस खिंचाव बल को हम नाम देते हैं अपकेंद्रण बल। जब भी किसी वस्तु को, किसी कण को तीव्र गति से वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए तो वह कण या वह वस्तु केंद्र से बाहर की ओर खिंचाव बल को अनुभव करती है और वो खिंचाव बल, तनाव बल, उसे हम नाम देते हैं अपकेंद्रण बल। तो बाहर की तरफ लगने वाला बल जो है ये हो गया अपकेंद्रण बल। और बेटा, ये जो दोनों बल होते हैं, ये दोनों बल परस्पर एक दूसरे को संतुलित करने का कार्य करते हैं। ये बल क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से पूर्ण रूप से संतुलित हो जाते हैं। ये बल परस्पर एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं और जब ये आपस में एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर की ओर आएगा और ना ही आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर की ओर जाएगा। ये आपके इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा। तो प्रथम परिकल्पना क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और किसी स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता और ऐसी अवस्था में ऐसी अवस्था में क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल और एक केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला बल, और ये दोनों बल आपस में एक दूसरे से पूर्ण रूप से संतुलित रहते हैं और इसके कारण से इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर की ओर आता है और ना ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर गिर पाता है। तो इस तरह से दोनों बलों का पारस्परिक संतुलन बना रहता है।
इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, अपकेंद्रण बल बराबर नाभिकीय आकर्षण बल। अपकेंद्रण बल बराबर नाभिकीय आकर्षण बल। देखिए अपकेंद्रण बल आपका mv² अपॉन r, अपकेंद्रण बल को हम mv² अपॉन r के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और नाभिकीय आकर्षण बल के ze² अपॉन r², के ze² अपॉन r²। ये दोनों बल जो है संतुलन की अवस्था में होते हैं, और संतुलन की अवस्था में होने के कारण से इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर की ओर खिंच पाता है, ना इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर गिर पाता है। और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है उस कक्षा को आप कहते हैं स्थायी कक्षा, अर्थात इस कक्षा में गति के दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती। अब mv² kze² अपॉन r, इसमें आपका k को अपन हटा सकते हैं क्योंकि k स्थिरांक है जिसका मान CGS पद्धति में 1 होता है। आपका k स्थिरांक मान 1, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, z नाभिकीय आवेश या परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, और r पथ की त्रिज्या। तो ये बेटा बोर के मॉडल की प्रथम परिकल्पना थी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, अपकेंद्रण बल और नाभिकीय आकर्षण बल। दोनों बल परस्पर पूर्ण रूप से संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। अब बेटा इसके बाद में आपका बोर मॉडल की दूसरी परिकल्पना आती है। दूसरी परिकल्पना स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं की व्याख्या करती है। हम स्थायी वृत्ताकार कक्षा किसे मानेंगे, इस बात को द्वितीय परिकल्पना के माध्यम से बोर के द्वारा समझाया गया। बोर के अनुसार वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, h/2π के बराबर या इसका पूर्ण गुणज हो। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2π के बराबर हो या फिर इसका पूर्ण गुणज हो, ऐसी कक्षाओं को आप स्थायी वृत्ताकार कक्षा मान सकते हैं। तो बेटा जो बोर की द्वितीय परिकल्पना है, बोर की द्वितीय परिकल्पना स्थायी कक्षाओं के बारे में जानकारी देती है। वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π के बराबर हो या फिर इसका पूर्ण गुणज हो। जिन कक्षाओं में कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π के बराबर या फिर पूर्ण गुणज हो, उन कक्षाओं को हम मानते हैं स्थायी कक्षा। या तो h/2π के बराबर
या फिर पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब n गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से। इसमें कोणीय संवेग की गणना की जाती है mvr के द्वारा और nh/2π। अब बेटा इसमें देखो h आपका प्लांक स्थिरांक, h प्लांक स्थिरांक हो गया, 2 और पाई ये भी स्थिरांक हो गए, यानी ये पूरी की पूरी राशि क्या है, एक स्थिरांक है। पूरी की पूरी राशि क्या हो गई, h/2π क्या हो गया, एक स्थिरांक राशि हो गई। अब इसका स्थायी कक्षा के साथ क्या संबंध है, मान लीजिए आप इसमें ये जो h, हम इसको एक उदाहरण के तौर पर माने, h/2π इसका मान आया आपका 100 मान के चल रहे हैं, और इसके आगे n। अब mvr इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थिरांक, आपका इलेक्ट्रॉन का वेग और ये आपके पथ की त्रिज्या, इन तीनों को आपने हल किया और इन तीनों का हल करने पर आया 100। mv और r इनको हल किया आपने, मान लीजिए 100 आया, h/2π इसको हल किया आपने, मान लीजिए 100 आया। तो ऐसी अवस्था में n बराबर क्या हो गया, 1। n का मान हो गया 1। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रथम स्थायी कक्षा में गति कर रहा है। अगर h/2π का मान और mvr का मान एक समान आए तो अर्थ ये निकल रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रथम स्थायी कक्षा में गति कर रहा है। अब मान लीजिए mvr का हल आया 200, भाई ये तो अपनी स्थिरांक राशि है जिसको हमने 100 मान लिया, mvr का हल आ रहा है 200, तो इस अवस्था में n का मान क्या हो जाएगा, 2, यानी आपका इलेक्ट्रॉन द्वितीय स्थायी कक्षा में गति कर रहा है। फिर मान लीजिए इसको आया 300, तो आपका इलेक्ट्रॉन तृतीय स्थायी कक्षा में गति कर रहा है। परंतु मान लीजिए अगर ये आया होता 250, तो ऐसी अवस्था में n का मान कितना हो जाएगा, 2.5, और 2.5 मान आने का मतलब है कक्षा किसी भी हालत में स्थायी नहीं है, क्योंकि इसमें n क्या है, इसमें n जो है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार संख्याएं आपके जो है पूर्णांक संख्याओं के रूप में होगा। n इसका मान 1, 2, 3, 4 हो सकता है, लेकिन दशमलव भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। अगर पूर्णांक रूप में है तब तो कक्षा स्थायी कक्षा होगी, लेकिन अगर दशमलव भिन्न के रूप में आ रहा है, n का मान दशमलव भिन्न के रूप में आ रहा है, तो कक्षा आपकी किसी भी हालत में स्थायी कक्षा नहीं गिनी जाएगी। तो वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग h/2π के बराबर हो या फिर उसका पूर्ण गुणज हो, h/2π के मान के बराबर या फिर इसका पूर्ण गुणज है, तो कक्षा स्थायी कक्षा में गिनी जाती है। और अगर n का मान दशमलव भिन्न के रूप में आ रहा है तो आपकी कक्षा जो है वो स्थायी कक्षा के रूप में नहीं गिनी जाएगी। ये बेटा आपके बोर मॉडल की दूसरी परिकल्पना हो। अब बेटा इसके बाद में आता है बोर की तृतीय परिकल्पना। देखिए तृतीय परिकल्पना क्या कहती है, जैसे मान लीजिए कक्षा है, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय, इस प्रकार से बहुत सारी अनंत तक कक्षाएं संभव होती है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बाहर से ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में उत्तेजित होता है।
इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में उत्तेजित होता है, और यह उत्तेजना हमेशा के लिए नहीं है, ये बहुत अल्प समय के लिए होती है, अधिकतम 10⁻⁻8 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा को ग्रहण करके ऊपर की कक्षा में गया, उतनी ही ऊर्जा को त्याग करके वापस अपनी मूल अवस्था में लौट कर आता है। जब किसी परमाणु को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा प्रदान करने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आते हैं, यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में। और यह उच्च कक्षा किसी भी हालत में स्थायी कक्षा के रूप में नहीं होती है, और जितनी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उच्च कक्षा में गया, अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में गया, उतनी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन त्याग कर वापस अपनी मूल अवस्था में लौटकर आएगा। तो इस तरह से ग्रहण की गई या त्यागी गई ऊर्जा डेल्टा ई, ऊपर जाने के लिए तो ऊर्जा ग्रहण की जाएगी और नीचे आने पर ऊर्जा त्यागी जाएगी। तो ग्रहण की गई या त्यागी गई ऊर्जा बराबर E2 माइनस E1। अब ये E2 माइनस E1 मतलब इसमें E2 होगा उच्च ऊर्जा वाली कक्षा की ऊर्जा, और E1 होगा निम्न ऊर्जा वाली कक्षा की ऊर्जा। तो जो तृतीय परिकल्पना है, तृतीय परिकल्पना क्या कहती है, जब किसी परमाणु को ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में आते हैं, लेकिन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा इलेक्ट्रॉन के लिए अस्थायी कक्षा होती है। अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण की गई ऊर्जा के बराबर ऊर्जा को त्यागते हैं और त्याग कर वापस अपनी मूल अवस्था में लौटकर आते हैं। तो ग्रहण की गई या त्यागी गई ऊर्जा का जो मान है वो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अब उत्तेजित होने पर इलेक्ट्रॉन पहली से दूसरी में जाएगा या तीसरी में जाएगा या चौथी में जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करी। थोड़ी ऊर्जा प्राप्त करेगा तो निकट की कक्षा में जाएगा, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेगा तो अधिक दूरी वाली कक्षा में चला जाता है। तो ये बेटा बोर मॉडल की तृतीय परिकल्पना। अच्छा, एक बात ये आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलने पर उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में क्यों जाता है? इसका बेटा एक कारण है। जैसे हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, एक तो नाभिकीय आकर्षण बल, एक अपकेंद्रण बल। बाहर की तरफ अपकेंद्रण बल जिसका मान था mv²/r। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हो, परमाणु को ऊर्जा देते हो, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेगा। ऊर्जा प्राप्त होने पर इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होती है। ऊर्जा प्राप्त होने पर इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होगी, और जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा तो वेग बढ़ने के कारण से अपकेंद्रण बल का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खिंचाव का अनुभव करेगा, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर स्थानांतरित होते हैं। जब भी हम बाहर से ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा प्राप्त करने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है। वेग बढ़ने के कारण से अपकेंद्रण बल के मान में वृद्धि होती है, और अपकेंद्रण बल का मान बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है निम्न कक्षा से, निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा की ओर गति करता है।
तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन का कक्षा परिवर्तन का कारण होता है। अब बेटा इसके बाद में आती है इसकी चतुर्थ परिकल्पना। देखिए चतुर्थ परिकल्पना जो है, प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत हमने पढ़ा था, उस क्वांटम सिद्धांत को बोर मॉडल में समाहित किया गया है। चतुर्थ परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण ऊर्जा के कणों के रूप में होता है, और ऊर्जा के ये जो कण होते हैं, इन कणों को आप क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में होगा, और ऊर्जा के ये छोटे छोटे कण क्वांटा या फोटोन कहलाते हैं। और क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा का मान E इज इक्वल एच न्यू के बराबर होता है। E इज इक्वल एच न्यू के मान के बराबर होता है। यानी बोर की जो चौथी परिकल्पना है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का बोर मॉडल में समावेश। तो इस तरह से बेटा बोर के परमाणु मॉडल में हमने चार बातें पढ़ी। पहली बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और इस दौरान इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, अपकेंद्रण बल, अभिकेंद्रीय बल। दोनों बल संतुलित अवस्था में रहते हैं, और इसके कारण से इलेक्ट्रॉन अपने एक निश्चित पथ में लगातार गति करता है। द्वितीय परिकल्पना स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं की व्याख्या करती है, अर्थात जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर या उसका पूर्ण गुणज हो। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग H/2π के बराबर हो या उसका पूर्ण गुणज हो, वे कक्षाएं स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं कहलाती हैं। तृतीय परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं, और उच्च ऊर्जा वाली कक्षा इलेक्ट्रॉन के लिए अस्थायी होती है, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्याग कर वापस अपनी मूल अवस्था में लौटकर आता है। त्यागी गई ऊर्जा या ग्रहण की गई ऊर्जा का मान दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। चतुर्थ परिकल्पना है आपका, इसमें चतुर्थ परिकल्पना में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को समाहित किया गया है, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, और ऊर्जा के ये छोटे छोटे कण, इन्हें आप क्वांटा या फोटोन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका बोर का परमाणु मॉडल कंप्लीट।